हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेटर होंगे। तो बेटा आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं 12th क्लास का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। लगभग 14 to 16 मार्क्स का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है और बहुत ही आसान चैप्टर है ना। बस केवल जनरल एंट्रीज का चैप्टर है। ठीक है बेटा। तो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि शेयर्स क्या होता है। व्हाट इज शेयर्स? ये शेयर्स क्या होगा? तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड को बेटा बिजनेस करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? कैपिटल की। और कैपिटल इसको चाहिए सपोज 20 लाख रुपीस। 20 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एबीसी को बिजनेस करने के लिए। ठीक है बेटा। अब 20 लाख रुपीस कोई आदमी किसी से डायरेक्टली मांगने जाएगा, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी बैंक से, तो हो सकता है कि वो उसको मना कर दे, है ना, कि नया बिजनेसमैन है, भैया बिजनेस चला पाएगा नहीं चला पाएगा, इतना कौन रिस्क लेगा। तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि उसको कोई पैसे ना दे या कुछ लोग मदद करने से मना कर दे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर लेकिन एबीसी लिमिटेड अपनी कैपिटल क्या करें, स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे और बहुत सारे लोगों से पैसा ले, तो शायद उसको 20 लाख रुपीस मिल जाएंगे। तो शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो छोटा सा हम मान रहे एक एग्जांपल की एबीसी लिमिटेड ने अपनी कैपिटल को 10 रुपए के टुकड़े में डिवाइड कर दिया, 10 रुपए में। तो इस तरह से एबीसी लिमिटेड ने अपनी कैपिटल के बेटा 2 लाख टुकड़े कर दिए। इन 2 लाख टुकड़ों को ही कहते हैं हम शेयर्स। अब एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको केवल 10 रुपए की जरूरत है। आप 10 रुपए दीजिए और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए। तो इस तरह से कंपनी 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके क्या कर सकती है, पैसे इकट्ठा कर सकती है। 2 लाख लोग जुड़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मल्टीपल शेयर खरीदेंगे, कोई 1000 शेयर खरीद रहा है, कोई 10,000 शेयर भी खरीदेगा, कोई 5 शेयर भी खरीदेगा, कोई 20 शेयर भी खरीदेगा। तो इस तरह से कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गया, 2 लाख शेयर्स में कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो शेयर का मतलब क्या समझे आप, कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, कैपिटल का पार्ट। तो शेयर्स का मतलब हम लिख सकते हैं पार्ट in which companies capital is divided, है ना। ये वो पार्ट है जिसमें कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दिया है, यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ ए कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। ठीक है बेटा। तो शेयर का मतलब हो गया कंपनी की कैपिटल का छोटा हिस्सा, एक टुकड़ा। तो आप कंपनी की कैपिटल का एक टुकड़े में, यानी कि एक हिस्से में, एक शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि लोगों को आसानी रहे और कंपनी को पैसा मिल जाए और लोगों को इन्वेस्ट करने में इजी रहे। इसीलिए शेयर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। तो शेयर का मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि शेयर का मतलब होता है कंपनी की कैपिटल के छोटा टुकड़ा, एक हिस्सा, उसको हम शेयर कहते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स की। टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर कितने टाइप का होता है बेटा, देखिए। तो बेटा शेयर्स आपका 2 टाइप का होगा। एक होगा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होगा प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर, देखिए इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो कंपनी जनरली इशू करती है, जनरली इशू किया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा कंपनी इक्विटी शेयर को ही इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं कंपनी की तरफ से, है ना। तो कौन कौन से, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को बेटा 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लिख सकते हैं विच
have to preferential राइट्स। कौन कौन से राइट्स मिलेंगे? पहला राइट मिलेगा, पहला राइट क्या मिलेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलेगा। मतलब कंपनी अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाह रही है बेटा, तो उससे पहले उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव प्रेफरेंशियल राइट। उनके पास इक्विटी शेयर होल्डर से प्रेफरेंशियल राइट है, उनसे एकाधिकार ज्यादा है, मतलब उनको पहले मिलेगा बेटा। तो पहला हो गया डिविडेंड, डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स। तो उनको डिविडेंड बेटा इक्विटी शेयर्स से पहले मिलेगा। अब कुछ बच्चे डिविडेंड का मतलब नहीं जानते होंगे, तो डिविडेंड का मतलब मैं बता दूं बेटा, शेयर्स के बदले जो इनकम हमें होती है उसका नाम डिविडेंड ही होता है। जैसे बेसिकली आप लोग किसी को लोन देते हो, तो लोन के बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इनकम है लोन पे होने वाली, उसका नाम हमने इंटरेस्ट रखा हुआ है। ऐसे ही जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो और इन रिटर्न कंपनी आपको कुछ देती है, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। उस इनकम का नाम हमने क्या रखा हुआ है बेटा? डिविडेंड है। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, घबराने वाले कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा बेटा, दूसरा प्रेफरेंशियल राइट क्या होगा? रीपेमेंट। रीपेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर्स। अब उनको क्या होगा बेटा? उनको रीपेमेंट, यानी कि जब भी कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगी, वाउंड अप होगी, उस केस में उनको उनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा। मतलब कंपनी पहले उनको पे करेगी, उनके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। पहले पैसा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट हो गए किनको बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? तो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी ही है, ठीक है। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो जनरली कंपनी इशू करती है बेटा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का। अब हम आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना, अकाउंटिंग कैसे करनी है ना। अब हम देख रहे हैं बेटा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, कि भैया इनको अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस चैप्टर में करना क्या है, हम अब उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, उसकी बात करेंगे हम। तो देखिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, कि सपोज XYZ लिमिटेड है, ठीक है, और उसको बेटा कैपिटल चाहिए 20 लाख रुपीस की, और इसने अपनी कैपिटल को 10 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स हो गए। तो कंपनी के टुकड़े कितने हो गए बेटा? कैपिटल के 2 लाख पार्ट हो गए, या अंश हो गए, या शेयर हो गए, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है। 2 लाख टुकड़े हो गए। अब ये जो 10 रुपए है ना बेटा, ये जो 10 रुपीज है, ये वाला 10 रुपए, इसको बेटा हम कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर की फेस वैल्यू है, या आप इसको नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी ने अपनी 20 लाख की रिक्वायरमेंट को 10 रुपए के एक पार्ट में, यानी कि 2 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब है कंपनीज ने अपनी कैपिटल को 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड कर दिया ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं बस, है ना, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो अब कंपनी को आप सोचिए जरा, कंपनी को क्या 20 लाख रुपए एक ही साथ चाहिए सारा? अगर फॉर एग्जांपल आप एक घर बनाते हो और आपका घर बनाने का बजट जो है वो मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का है, तो क्या 2 करोड़ रुपए आपको एक ही साथ चाहिए? एक साथ नहीं चाहिए ना, धीरे धीरे चाहिए। तो कंपनी को भी 20 लाख रुपए की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो एक साथ नहीं चाहिए,
धीरे धीरे चाहिए। तो कंपनी ऐसा ही करती है कि जब एक साथ नहीं चाहिए तो शेयर होल्डर पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला जाए। कंपनी ये जो 10 रुपए मांग रही है ना शेयर होल्डर से पर शेयर, एक शेयर पे 10 रुपए, वो भी कंपनी बेटा किस पे मांग रही है, इंस्टॉलमेंट पे। कंपनी कह रही है कि ये पैसा भी आप हमें इंस्टॉलमेंट पे दे दिए। कंपनी क्यों दे रही है ऐसी फैसिलिटी, ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सके। ठीक है बेटा, तो कंपनी क्या करती है, 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट बना देती है। तो देखिए बेटा, ये हमारा 10 रुपीज है, ठीक है, ये 10 रुपीज है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कंपनी देखिए कैसे बनाएगी। कंपनी कह रही है कि हमें आप 3 रुपए दे दीजिए ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का क्या मतलब, कंपनी कह रही है कि जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करें, जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करें तो हमें 3 रुपए दे दे। मैंने एग्जांपल लिया, इसमें कुछ भी हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 4 रुपए हो सकता है, 5 रुपए हो सकता है ना, ये कंपनी की मर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पर हमने एक एग्जांपल लिया कि कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांग रही है। तो कंपनी क्या कह रही है कि देखिए आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमें 3 रुपए दे दीजिए। ठीक है, तो आप जितने शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उतने पैसे कंपनी को देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी का 1000 शेयर खरीदना है, तो मुझे 1000 शेयर खरीदने, तो बेटा मुझे 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को 3000 रुपए देने होंगे ना। सिंपल सी बात है। कंपनी कह रही है कि जब आप शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे हमें, तो उसके साथ 3000 रुपए दे दीजिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदना है तो यानी कि आप पर शेयर हमें 3 रुपए दीजिए। ठीक है, इसके बाद कंपनी कह रही है कि जब आपको शेयर मिल जाए उसके बाद आप हमें 3 रुपए ऑन अलॉटमेंट। बेटा ये इंस्टॉलमेंट का नाम है, कुछ नहीं है। बच्चा जनरली क्या करता है, शेयर अलॉट करना और अलॉटमेंट को आपस में कनेक्ट कर लेता है। मेरे बच्चे, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अलॉटमेंट का मतलब होता है कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है, और उसके जस्ट बाद ये इंस्टॉलमेंट मांगी जाती है, इसलिए इसका नाम अलॉटमेंट रख दिया गया। बाकी इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है बेटा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि भाई अलॉटमेंट वही है क्या, है ना। तो अलॉटमेंट का मतलब है कि शेयर अलॉट करना, और ये वाली जो अलॉटमेंट है ये इंस्टॉलमेंट का नाम है बस, क्योंकि शेयर देने के बाद ये अलॉटमेंट मांगी जाएगी, है ना, तो इसलिए इसका नाम अलॉटमेंट रख दिया। तो अब कंपनी ने 3 रुपए, कंपनी कह रही कि अगले इंस्टॉलमेंट पे आप हमें 3 रुपए दे दीजिएगा। ठीक है, अब बेटा यहां पर एक बात समझनी जरूरी है। देखिए शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, अभी तक कंपनी ने कितना पैसा मांगा, 10 रुपए में से 6 रुपए मांगा, तो इसको हम कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। यहां पे मैं लिख लेता हूं, ₹6 क्या है बेटा मेरी, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। ये बहुत काम की चीज है बेटा, ये छोटी सी दिखने वाली चीज आगे जब हम 4 फीचर पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, है ना। तो बेटा एप्लीकेशन पे 3 रुपए और अलॉटमेंट पे 3 रुपए, इसका मतलब कंपनी अभी तक टोटल क्या मांग चुकी है, 6 रुपए मांग चुकी है। 6 रुपीज कंपनी ने कॉल कर लिया, इसी को हम कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। क्या कहेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू कहेंगे, कॉल कर लिया। ठीक है, अब जैसे कंपनी अगली इंस्टॉलमेंट मांग रही है, अगली नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लीजिए 2 रुपए की है, अगली इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल आ गई। अब मैं कहूं कि फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा मांग लिया यहां से यहां तक, तो सर अब कंपनी ने 8 रुपए मांग लिए, तो अब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई, 8 रुपए। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितनी हो गई बेटा, अब 8 रुपए हो गई है सर, क्योंकि कंपनी ने अब 2 रुपए और मांग लिए हैं। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग रही है, बच्चा हुआ 2 रुपए कंपनी के पास है, तो 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक पूरा कितना मांग चुकी, तो सर अब 10 रुपए मांग चुकी, तो क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज, नहीं सर, अब हम बोलेंगे फुल्ली कॉल्ड। क्या बोलेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप। इसको हम कहते हैं जब कंपनी पूरी फेस वैल्यू के बराबर पैसा मांग लेती है, यानी कि पूरे मांग लेती है, तो हम कहते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बेटा, जितने पैसे मांगेगी कंपनी उसी को हम कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, और इसमें से जितना पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया उसको कहा जाता है पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो कॉल्ड अप का मतलब हो गया अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, और पेड अप का मतलब हो गया अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, बात समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इनको इसका अकाउंटिंग पार्ट देखेंगे।
कि सर अब इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो बेटा देखिए बहुत ही आसान से अकाउंटिंग है। हर इंस्टॉलमेंट की जर्नल फिक्स है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो अगर इस क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट आप देख रहे हो तो इट मींस इस क्वेश्चन में 8 जर्नल एंट्रीज होंगी। हर इंस्टॉलमेंट की एंट्री फिक्स है 4, सॉरी 2, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 4, तो एंट्री कितनी हो गई 8। तो फिक्स एंट्री है, हर क्वेश्चन में सेम जर्नल आपको पास करनी पड़ेगी, कोई चेंज नहीं है बेटा। इतना आसान चैप्टर है, बताओ हर क्वेश्चन में सेम एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके ही, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके ही जनरल एंट्री देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी बेटा एप्लीकेशन के लिए। चलिए हम बनाते हैं। हमारे पास ध्यान रखेंगे 2 लाख शेयर्स हैं, हमारे पास 2 लाख शेयर्स है और हमें एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिले होंगे, तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। अब हम जनरल देख रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग देखेंगे जरा। फर्स्ट एंट्री, पैसा मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला होगा बेटा 2 लाख शेयर पे कंपनी को 3 रुपए मिला होगा, इट मींस 6 लाख रुपीस मिला होगा, हाँ 6 लाख रुपए मिला होगा, 6 लाख रुपीस मिला है, ठीक है। अब ये पैसा कंपनी को एडवांस में मिल गया, कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है शेयर होल्डर को। तो एक जब भी हमें कुछ एडवांस मिलता है बेटा तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो ये 6 लाख रुपए कंपनी के लिए अभी क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने इनके बदले में कुछ नहीं दिया है अभी, है ना। तो ये लाइबिलिटी, इस लाइबिलिटी का नाम हमने रखा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। और आपको पता ही है, आप पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में कि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको बेटा हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिख देंगे हम, 1 मिनट। नरेशन होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा सेकंड की। सेकंड एंट्री मैंने बताया था ना, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी। अब आपको पैसा मिल चुका है, यानी कि कंपनी को, जो पब्लिक है उसने पैसा दे दिया है, अब कंपनी उनको क्या देगी, शेयर देगी। जब शेयर देगी तो ये जो पैसा मिला है ना बेटा, जब कंपनी शेयर इशू करेगी या शेयर अलॉट करेगी इन लोगों को, तो ये शेयर कैपिटल का पैसा अब कंपनी के लिए, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा लगाया है शेयर होल्डर ने वो सब ओनर है, और ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो बेटा अब हम इस लायबिलिटी को कैंसिल करेंगे, हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी क्या हो गई है, कैपिटल रेज हो गई है शेयर होल्डर की, है ना। जैसे ही कंपनी उनको शेयर देगी, उनका जो पैसा है वो कैपिटल कहलाएगा अब, ठीक है। तो 6 लाख रुपीज से कंपनी ने क्या कर ली, कैपिटल रेज कर ली, मतलब कंपनी के पास जो 6 लाख रुपए आया था अब वो कैपिटल कहलाएगा बेटा। हम लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि शेयर एप्लीकेशन की 2 एंट्री हमारी हो गई है। अब हम आगे चलेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट हमारी कौन सी थी बेटा, देखिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी ये थी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट थी हमारी, अलॉटमेंट भी हमारी 3 रुपीज की है। तो देखिए पहली जो इंस्टॉलमेंट थी एप्लीकेशन, वहां पर कंपनी को बिना मांगे पैसा मिला था, यानी कि लोगों ने अप्लाई किया था, पहले ही पैसा मिल गया था। अब आगे वाले इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पैसा मांगना पड़ेगा, फिर शेयर होल्डर पे करेंगे, यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, ठीक है। तो अलॉटमेंट को हमें ड्यू करना पड़ेगा बेटा। तो देखिए ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट कंपनी के लिए एसेट हो गई, क्योंकि ये फ्यूचर में कंपनी को क्या दिलवाएगा, पैसे दिलवाएगा 6 लाख रुपए,
2 लाख इंटू 3, ठीक है, और 2 इससे कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू कर दिया बेटा, अब शेयर होल्डर पे करेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा। तो अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीस मिल गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। तो लिख देंगे हम अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो बेटा अब कंपनी की 2 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 2 एंट्री नंबर 3 और 4 किसके लिए थी, अलॉटमेंट के लिए थी। अब कंपनी अगली इंस्टॉलमेंट मांगेगी। अब आगे यही प्रोसेस फॉलो होगा, पहले कंपनी इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगी, फिर रिसीव करेगी, ड्यू करेगी, रिसीव करेगी, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि इंस्टॉलमेंट है। तो देखिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी फर्स्ट कॉल है जो कि 2 रुपए की है। तो अब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी 2 रुपए, ठीक है बेटा। तो चलते हैं जरा, एंट्री नंबर 5 ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो 44 लाख हो गया, 4 रुपीज की है, सॉरी 2 रुपीज की है, 2 शेयर कैपिटल। इससे आपकी कैपिटल बढ़ गई है अब 4 लाख रुपए से, ठीक है। तो लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री में अभी फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाएगा। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 4 लाख रुपीज आपको फर्स्ट कॉल का यहां रिसीव हो जाएगा। क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट बच गई हमारी। देखिए नेक्स्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की है। तो हम इसको ड्यू करेंगे एंड रिसीव करेंगे। तो देखिए एंट्री नंबर 7 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज की होगी ये भी, क्योंकि 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए मिलेंगे आपको बेटा। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। तो यहां पर आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। और नंबर 8 अब ये रिसीव हो जाएगी बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी ये 4 इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री होंगी जो हमने देखी। तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट की 8 एंट्रीज होंगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इस तरह से हम शेयर्स की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कंपनी शेयर को इशू कैसे करती है, कौन कौन सी टर्म्स पे शेयर को इशू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक हम लेते हैं टर्म ऑफ इशूज। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, है ना।
तो बेटा दो तरह से कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है, दो तरह से। कौन कौन सा? एट पार पर और एट प्रीमियम पे। पार का मतलब होता है बेटा कि 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में ही इशू कर पा रही है, और प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए से ऊपर वैल्यू, यानी 11 रुपए, 12 रुपए, 15, 25, 30, कितने भी ऊपर बेच सकती है, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, पार और प्रीमियम। अब हम प्रीमियम पे, अभी जो हमने एग्जांपल बनाया वो एक पार का ही एग्जांपल था, वो हमने पार पे ही शेयर इशू किया था, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया था। अब हम एक प्रीमियम का क्वेश्चन लेके देखते हैं कि प्रीमियम को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, SMG Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 payable as follows. For an application including rupees 1 प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे 6 रुपए है इंक्लूडिंग 3 रुपीज प्रीमियम है, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। All the shares were subscribed and amount due was received past the necessary journal entries. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट कितना और देना है। ठीक है, तो उसके लिए छोटा सा टेबल से बना लेते हैं। देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है शेयर की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, दो चीजें हैं। हमें पता है कि हमारे शेयर की टोटल फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्लस प्रीमियम जो है, जो हमने ऊपर लिया हुआ है प्रीमियम, देखिए आपने 5 रुपए प्रीमियम लिया हुआ है, यानी कि आपने शेयर को 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है, तो आपका प्रीमियम आ गया 5 रुपीज। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे, तो इस तरह से एप्लीकेशन पे आपने क्या किया है, एप्लीकेशन पे आपने 4 रुपए लिए, यानी कि अगर मैं यहां पर टोटल वैल्यू लेता हूं टोटल, तो 4 रुपए एप्लीकेशन पे हम लोग ले रहे हैं, जिसमें से प्रीमियम कितना है, 1 रुपए है, इसका मतलब फेस वैल्यू में से 3 रुपए आपने लिए होंगे। ठीक है, यहां पे टोटल आपका शेयर 15 रुपीज का इशू कर रहे हैं। अब हम अलॉटमेंट की बात करें बेटा, तो अलॉटमेंट पे आपने टोटल 6 रुपए मांगे हैं, जिसमें प्रीमियम का 3 रुपए इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपने अलॉटमेंट का 3 रुपए मांगा है, तो 3 रुपए आपके फेस वैल्यू में से हो गए। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट मांगा है, देखिए फेस वैल्यू में से कितना रुपए मांगना बाकी है, तो फेस वैल्यू में से हम लोग 6 रुपीज कॉल कर चुके हैं, तो इस पे आपका 4 रुपीज का बैलेंस बचा हुआ है। प्रीमियम चेक करते हैं, प्रीमियम 5 रुपीज का है, हमने अभी तक 4 रुपए मांगे, तो 1 रुपए का प्रीमियम पे बचा हुआ है। तो इस तरह से आपकी टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आप एप्लीकेशन पे 4 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे 6 रुपए लेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए, ये सब इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। ठीक है, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ मैंने प्रीमियम अटैच कर दिया है, ताकि आप प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाए कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ एप्लीकेशन से लेकर फर्स्ट कॉल तक प्रीमियम को बेटा कैसे शो करना है। ठीक है, तो चलिए आप इसकी जनरल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमने जो शेयर इशू किए वो 20,000 है, देखिए 20,000 हमने शेयर इशू किए हैं, और एप्लीकेशन पे हम लोग 4 रुपए मांग रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री 4 रुपए से होगी बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, $20,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज आपको मिलेगा 80। ये जो मैं लिख रहा हूं 20 इंटू 4, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको इस तरह की कोई चीजें नहीं लिखनी है, ध्यान देंगे। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन 80,000। अब आप सेकंड एंट्री दिखाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000। अब यहां पर आपका जो इंस्टॉलमेंट है बेटा वो 3+1 है, यानी कि 3 रुपीज आपने शेयर्स के लिए मांगे हैं और 1 रुपए आपने प्रीमियम मांगा है, दोनों को अलग अलग शो करेंगे हम। तो जब आप यहां पे टू शेयर कैपिटल दिखाएंगे, शेयर कैपिटल,
उसमें आप बेटा 20,000 इंटू 3 रुपीज दिखाएंगे, यानी कि 60,000 आपका कैपिटल में चला जाएगा। और आपने प्रीमियम 1 रुपए लिया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपका 20,000 इंटू 1, यानी कि 20,000 रुपीज आपका बेटा प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, तो 20,000 आपका प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एंट्री नंबर 3, अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट पे देखिए आपने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है हमें। अलॉटमेंट पे टोटल हमें 6 रुपए चाहिए, इसमें 3 रुपए अलॉटमेंट का होगा और 3 रुपए प्रीमियम का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 20,000 इंटू 6, 1,20,000 मिलेगा बेटा। इसमें से आप शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में बेटा 20,000 इंटू 3 ट्रांसफर करेंगे 60, क्योंकि इसमें 3 रुपीज हमने फेस वैल्यू से लिया है और 3 रुपए का प्रीमियम भी है। ठीक है, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 3, मतलब 60,000 का बेटा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। फोर्थ एंट्री अब आपकी, ये पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 1,20,000 और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। तो ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्रीज हो गई। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। तो फर्स्ट कॉल पे एक बार चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट कॉल पे टोटल हमें बेटा 5 रुपए चाहिए, इसमें से 4 रुपीज हमने शेयर की फेस वैल्यू में से लिया और 1 रुपए हमारा प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 5 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। तो एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो इसमें आपका 20,000 इंटू 5 आ जाएगा, यानी आपको 1,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब कैपिटल में आपका 20,000 इंटू 4 रुपीज हमने फेस वैल्यू में से लिया था, तो 80,000 आपका कैपिटल में चला जाएगा और 20,000 इंटू 1 रुपीज का प्रीमियम, तो 20,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा और ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। एंट्री नंबर 6 कर देंगे इसके लिए हम, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 1,00,000 रुपीज आपका बेटा हो जाएगा रिसीव आपको। तो ये आपका एक एग्जांपल था कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे दिखाते हैं। अब ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना बेटा, ये बिजनेस के लिए यहां पे लगी आपको क्रेडिट हो रहा है, तो एक इनकम है, यानी कि एक स्पेसिफिक रिजर्व है बेटा, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। अब स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। स्पेसिफिक रिजर्व वो होते हैं जिनको हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कहीं भी कि आपका मन किया जहां पे यूज कर लिया, नहीं। स्पेसिफिक का मतलब होता है जहां पर आपको बताया गया कि जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया उसी के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूटिलाइजेशन जो है बेटा, वो एक स्पेसिफिक पर्पस में आप कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है हमेशा कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो चलिए देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ
सिक्योरिटीज प्रीमियम, कि भैया हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को बेटा हम कहां पर यूज कर सकते हैं, है ना, कहां कहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन कंपनीज एक्ट 2030 की सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में लिखा गया है कुछ, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हालांकि सेक्शन वगैरह 12th क्लास में नहीं पूछी जाती है, फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज रख लीजिए, कभी एक एक नंबर के डाल भी देता है क्वेश्चन इस टाइप से। तो 5 कामों में बेटा हम यूज कर सकते हैं, देखिए 5 आप जगह इसको यूज कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपको पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का मिला है। तो देखिए कहां कहां पे करेंगे। पहला यूज क्या कर सकते हैं, कंपनी बेटा इश्यू कर सकती है, इशूइंग फुल्ली पेड, ध्यान देंगे बेटा, फुल्ली पेड, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान देंगे, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर, ध्यान देंगे केवल फुल्ली पेड बोनस शेयर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको बोनस शेयर देना अगर कंपनी चाहती है तो उसके लिए पैसा कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकती है। अब ध्यान दीजिए, एग्जामिनर आपके साथ क्या गेम खेलेगा, वो लिख देगा इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर। अब बच्चा तो बोनस शेयर करके जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ओके कर देंगे, ठीक कर देंगे कि करेक्ट इंफॉर्मेशन है ना, या करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन नहीं बेटा, आपको ध्यान रखना है फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा कहां कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जो कंपनी के बिफोर इनकॉर्पोरेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जो एक्सपेंस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। थर्ड बेटा, राइटिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सपेंसेस। आप डिबेंचर इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, शेयर इशू कर रहे हो, उसमें कुछ एक्सपेंस हो रहा है, उस तरह के एक्सपेंस को डिबेंचर और शेयर को इशू करने में या डिस्काउंट वगैरह देने में जो एक्सपेंस होता है उसके राइटिंग ऑफ के लिए भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का बेटा यूज कर सकते हैं। फोर्थ, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन redemption of debenture and preference shares। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर इनको आप रिडीम करते हो, रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक, जब इनका पैसा लौटा रहे हैं तो अगर आप उनको पैसा लौटाने के साथ साथ कुछ प्रीमियम दे रहे हो, उनके एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो उसका जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को भी आप यहां से राइट ऑफ कर सकते हो या इसके लिए वहां से पैसा यूज किया जा सकता है। ठीक है, उस प्रीमियम को पे करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। और लास्ट, बायबैक, बायबैक ऑफ ऑन शेयर। कंपनी बेटा अपने ही शेयर्स को ओपन मार्केट में परचेज जब करती है तो उसके लिए भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइज कर सकती है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर का, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जब आपको यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम से क्वेश्चन ना मिले। ये डेफिनेट है बेटा, एक नंबर का जरूर देगा आपको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी 5 बातें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका एक नंबर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में डालेगा, बहुत जरूरी है, इस चैप्टर से ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर्स। देखिए कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जब कुछ शेयर होल्डर
कंपनी की कोई भी इंस्टॉलमेंट लाइक अलॉटमेंट या आफ्टर अलॉटमेंट जो कॉल्स होती है उनको नहीं दे पाता, फेल हो जाता है, तो जो पैसा उन्होंने नहीं दिया उस पैसे को हम कॉल्स इन एरियर कहेंगे बेटा, कि हमारी कॉल जो है, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो हमारी जो कॉल्स है, जो पैसा मांगा यानी कि कंपनी ने कॉल किया वो एरियर में है, अभी आउटस्टैंडिंग है, वो मिला नहीं है, उसको हम कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, लिखना चाहे तो अमाउंट नॉट पेड by the share holders on allotment or any calls। आप अलॉटमेंट या किसी कॉल का पैसा जब नहीं देते हैं तो उस अमाउंट को हम कॉल्स इन एरियर कहेंगे बेटा, उस अमाउंट को क्या कहेंगे आप, कॉल्स इन एरियर कहेंगे आप। तो इस पैसे को बेटा आप कॉल्स इन एरियर बोलेंगे, ठीक है, कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। अब कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट लेती है कंपनी शेयर होल्डर से, हालांकि इंटरेस्ट चार्ज करना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका रेट पूछ लेता है आपसे, है ना, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट का रेट पूछ लेता है। तो देखिए कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा 10% पर एनम के रेट से कंपनी कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर सकती है शेयर होल्डर से, ठीक है। ये रेट आपको याद रखना है बस, क्योंकि ये रेट आपसे पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, केवल ये रेट आपसे पूछा जाएगा, तो रेट याद रखेंगे। अगला टॉपिक हम इसके साथ ही लेते हैं, दोनों को हम एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है कॉल्स इन एरियर के, कि जब कोई शेयर होल्डर बिना मांगे ही कंपनी को अपना पैसा एडवांस में दे देता है ना। सपोज आप ऐसा समझिए कि आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा और कोई शेयर होल्डर अपनी दोनों आगे की जो कॉल्स होती है उसका पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दे, तो उस पैसे को जो एडवांस में मिला है उसको कंपनी कॉल्स इन एडवांस कहती है बेटा, उसको क्या कहा जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब आप लिख सकते हैं अमाउंट पेड इन एडवांस या अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। टू द by the shareholder, by the shareholders for, किसके लिए, allotment और for any call। भाई किसी कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पे कर देता है बेटा, एडवांस में, तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। तो जैसे कंपनी बेटा कॉल्स इन एरियर पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, वैसे ही कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देती है बेटा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे ऑन कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम। तो बेटा कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी जो है वो 12% के रेट से, 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, किसको, शेयर होल्डर। ध्यान रखेंगे, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है तो कम करती है, 10% करती है,
लेकिन जब कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है तो ज्यादा करती है, मतलब 12% करती है। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि कंपनी खुद कम ले रही है और शेयर होल्डर को ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, ये अच्छी बात है। तो हम कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पर एक क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज 3 ऑन एप्लीकेशन ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पर ही इंक्लूड है, इसका मतलब हो गया अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट हमारी बेटा ₹2 प्लस ₹2 की है, यानी कि ₹2 इसमें फेस वैल्यू के हैं, मतलब शेयर के हैं, और ₹2 इसमें हमारे प्रीमियम के हैं। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, सारा पैसा मिल गया है कुछ पैसों को छोड़ के, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर पे बेटा हमें क्या नहीं मिला, हमें अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन दिया है 1000 शेयर पे, कोई शेयर होल्डर होंगे, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स, ये कह रहा है कि एक शेयर होल्डर और है जिनके पास 300 शेयर है बेटा। इन्होंने क्या किया, पेड हिज एंटायर बैलेंस अलोंग विद अलॉटमेंट। इन्होंने अपना सारा पैसा, यानी कि अपनी दोनों कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। अब इसी एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, दोनों चीजें हम एक ही क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए इसका जर्नल देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बेटा, पैसा मिलेगा आपको 10,000 शेयर्स पे ₹3, बैंक अकाउंट डेबिट, $30,000 टू शेयर एप्लीकेशन 30। ठीक है, सेकेंड एंट्री। अब शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये आपका हो जाएगा 30,000 से ही। तो ये भी आपकी एंट्री होगी। अब नेक्स्ट एंट्री हम ऊपर चल लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट हमें ड्यू करना है, तो थर्ड एंट्री होगी हमारी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपका 40,000 से होगा क्योंकि ₹4 इसमें हमने मांगे हैं टू शेयर कैपिटल। तो इसमें बेटा ₹2 कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं, तो 20,000 आपका यहां आ जाएगा कैपिटल के सामने, और ₹2 आपका आ जाएगा प्रीमियम के सामने। ठीक है, ये एंट्री हो गई है आपकी। अब जब ये अलॉटमेंट का पैसा मिला तो यहाँ पे दो चीजें हुई है बेटा। ठीक है, एक तो 1000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और दूसरा जिनके पास 300 शेयर्स थे उन्होंने अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस में दे दिया। तो यहाँ पे दो चीजें हुई है। तो एंट्री देखिए पहले हम करते हैं, पहले एंट्री कर लेंगे फिर इसके अमाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट, और टू कॉल्स इन एडवांस। देखिए बेटा कॉल्स इन एरियर हमारे लिए लॉस हो गया एक तरह से,
ठीक है, डेबिट हो गया। और कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी है, या कॉल्स इन ईयर को आप एसेट कह सकते हो, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट का आ गया आपका, अलॉटमेंट पे बेटा आपको 40,000 मिल रहा था। कॉल्स इन एडवांस आपको मिला है 300 शेयर्स पे। देखिए 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस मिली। बच्चा यहाँ पर एक गलती कर देता है, बच्चा जब अलॉटमेंट के साथ पैसा दे रहा है तो अलॉटमेंट को भी इंक्लूड कर लेता है एडवांस में। बेटा अलॉटमेंट तो हमने मांगी ही है, अलॉटमेंट एडवांस नहीं है। अलॉटमेंट का पैसा तो हमने मांगा ही है उससे। एडवांस क्या होंगे? एडवांस होंगे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एडवांस होंगे। तो ये 5 रुपीज हमें एडवांस मिले, तो इसका मतलब इसने 300 इंटू 5 आपको 1500 रुपीज एडवांस में दिया है। कॉल्स इन ईयर क्या होगा? 1000 पर आपको 4 रुपीज नहीं मिले, मतलब 4000 रुपये आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो आपको मिला कितना? आपको 40 प्लस 1500 यानी कि 41,500 टोटल मिलना था, जिसमें से 4000 रुपये नहीं मिला। तो आपको मिला कितना होगा बेटा? आपको कितना मिला होगा? 37,500। आपको 37,500 मिला होगा, सही से होगा करीब करीब अमाउंट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करना है बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट कॉल पे आपको 3 रुपए चाहिए, तो 30,000 आपका टोटल अमाउंट हो गया, रिक्वायर्ड अमाउंट। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 आपका क्या हो गया बेटा? आपका रिक्वायर्ड अमाउंट हो गया। ठीक है, 30,000 आपको चाहिए। तो इसकी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फिर हम। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री में अगेन 2 चीजें हुई है बेटा। क्या क्या हुआ है कि हमें 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, और 300 शेयर पे जिन पे अलॉटमेंट में ही पैसा मिल चुका है, वो भी अब हमें फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो एडवांस में पे कर चुके हैं। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस वाली लायबिलिटी हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? अब कम करनी पड़ेगी। देखिए एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। अभी बैंक का अमाउंट लास्ट में निकालेंगे हम। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर निकाल सकते हैं हम लोग 1000 पर 3 रुपए, मतलब 3000 आपका आ गया। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बेटा 300 पे अलॉटमेंट ना, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए, मतलब आप 900 रुपीज एडजस्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो 1500 रुपीज आपके पास था, जो 1500 रुपीज आपका एडवांस मिला था, इसमें से बेटा आपने क्या कर दिया है? इसमें से आपने 900 रुपीज देखिए यहां पर क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं बताऊं तो इसमें 900 आपको मिला था फर्स्ट कॉल का, और 600 आपको मिला था सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो इसमें से 1500 में से आपने 900 जो फर्स्ट कॉल का था वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, आप दिखा रहे हैं शेयर होल्डर को कि देखिए हमारी जो लायबिलिटी थी 1500 की, उसमें से अब 900 की लायबिलिटी जो है वो क्या हो गई है? कम कर दी हमने, कम हो गई है। ठीक है, और 2 फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल पे आपको टोटल बेटा 30,000 रुपीज मिलना चाहिए था, जिसमें से आपको 3,900 नहीं मिला, तो मतलब आपको 26,100 रुपीज मिल गया होगा। ठीक है, अब एंट्री नंबर 7। अब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, अपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। तो एंट्री बनाएंगे हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये 2 रुपीज की है, तो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट हो गया 20,000 आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है। और अब ये रिसीव होगा, तो फिर से 2 चीजें होंगी बेटा कि हमें 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, और 300 शेयर्स पे जिन्होंने पहले ही, ये देखिए 600 रुपीज पहले ही दे रखे हैं,
वो भी मिलेंगे नहीं, तो उनको हमें एडजस्ट करके दिखाना होगा। तो एंट्री हमारी क्या होगी, एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। देखिए कॉल्स इन एरियर में 1000 इंटू 2 मतलब 2000 रुपये आएंगे। कॉल्स इन एडवांस में आपको पता ही है 300 इंटू 2 मतलब 600 रुपये आपने यहां से जो एडवांस मिला था आपको ये वाला, ये आपने यहां लाके बेटा क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। ये लायबिलिटी आपकी अब कम हो गई है, लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई है। 1500 की लायबिलिटी आपने क्रिएट की थी, जिसमें से 900 की आपने यहां पर डेबिट कर दी और 600 आपने यहां पे डेबिट करके लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई है। और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये आपका 20,000 आपको मिलना चाहिए था, आपको 2600 इसमें से मिला नहीं है, तो आपको 27,400 रुपीज मिल गया होगा। ठीक है बेटा, सॉरी अमाउंट में कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, एक सेकेंड बेटा, 17,400 आएगा ये, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। तो 17,400 रुपीज आपको मिला होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, अगला टॉपिक हम लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पे क्वेश्चन वहां से भी पेपर में जरूर आता है, या तो शेयर से आएगा या डिबेंचर से आएगा। ठीक है, बहुत बार डिबेंचर से आया है, शेयर से, लेकिन दोनों ही शेयर्स में हो या डिबेंचर में दोनों सेम ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब अब तक हम जो शेयर इशू कर रहे थे बेटा वो कैश के बदले में कर रहे थे, अब हम शेयर देंगे उनके बदले में हमें कैश नहीं मिलेगा, बल्कि हम कोई एसेट परचेज करेंगे और वेंडर को, या हम कोई बिजनेस परचेज करेंगे तो वेंडर को हम पैसे देने की बजाय हम क्या देंगे, उतनी वैल्यू के शेयर दे देंगे। ठीक है, तो इस सेम टॉपिक हमारा डिबेंचर में भी आएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री तब होती है जब आप एसेट या बिजनेस को परचेज करते हैं। जब आप एसेट परचेज करेंगे या बिजनेस परचेज करेंगे, एंट्री विल बी सेम एज जो आपने 11th क्लास में पास करी होगी, है ना। आपको पता ही है, जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है और वेंडर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी एंट्री फिर हम वेंडर को शेयर देंगे, शेयर देने की होगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला पार्ट हम, यानी कि पहली एंट्री हमारी होगी परचेजेस ऑफ एन एसेट और बिजनेस। आप या तो एसेट परचेज करेंगे या बिजनेस परचेज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एसेट परचेज करते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी, या मैं लिख दूंगा यहां पे, ऑन परचेज ऑफ एसेट। जब आप एसेट्स परचेज करेंगे, जब एसेट्स परचेज करेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी सैंड्री एसेट्स, सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे सैंड्री एसेट्स लिख रहा हूं, आपको इंडिविजुअली जितनी भी एसेट आपने परचेज करी हैं उन सभी एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सभी को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। और टू वेंडर्स अकाउंट, तो वेंडर का नाम होगा, अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो आप उनका नाम लिख देंगे, अगर नाम गिवन नहीं है
तो आप वेंडर वर्ड यूज करिएगा, ठीक है। तो ये एंट्री तभी होगी जब आप एसेट परचेज करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर आप पूरा बिजनेस परचेज करते हैं, तो देखिए बेटा जब आप बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस के साथ आपको क्या मिलेगी, एसेट मिलेगी और लायबिलिटीज भी मिलेगी, ठीक है। तो उस केस में आपकी एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं, अब आप पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहे हैं, तो देखिए उस केस में आपकी एंट्रीज हो जाएंगी सैलरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूं यहां पर बेटा कि आपने जितनी भी एसेट खरीदी है उन सभी एसेट को इंडिविजुअली आपको डेबिट करना है, ठीक है। और एक लाइन छोड़ देंगे हम, अभी बता रहा हूं क्यों छोड़ रहे हैं, टू सैलरी लायबिलिटीज टू वेंडर्स अकाउंट। तो ये बेसिकली आपकी एंट्री होगी, है ना। आपने एसेट परचेज करी, बिजनेस अगर आप बिजनेस खरीदेंगे तो आपको बहुत सारे एसेट मिलेंगी, साथ साथ लायबिलिटीज मिलेगी, और वेंडर में जो कंसिडरेशन, जो परचेज कंसिडरेशन आप वेंडर को पे करेंगे वो आएगा बेटा, ठीक है। अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो जनरली वो इक्वल नहीं आएगा, या तो डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड ज्यादा होगी, या लायबिलिटीज और वेंडर वाली यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। तो बेटा अगर आपकी लायबिलिटी साइड या वेंडर यानी कि क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब आपने एसेट के एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे किया है, एसेट की वैल्यू से भी ज्यादा वो आपने गुडविल के लिए पे किया होगा। तो फिर आपको वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो गुडविल के रूप में यहां लिखना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये बैलेंस करके वैल्यू आई है, ठीक है। और अगर किसी केस में एसेट की वैल्यू ज्यादा है, लायबिलिटीज और वेंडर का अमाउंट यानी कि क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब ये बिजनेस खरीद के आपको फायदा हुआ है, तो जो बेनिफिट है वो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कैपिटल नेचर का गेन हुआ है आपको, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा बेटा, और ये भी आपकी बैलेंसिंग वैल्यू, तो इन दोनों में से एक आएगा बेटा, ठीक है। या तो गुडविल निकलेगा और या आपका क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक एंट्री करनी है। अगर आप सिंगल एसेट खरीद रहे हैं या एसेट्स ही खरीद रहे हैं तो आपकी ऊपर वाली एंट्री आएगी, और अगर आप पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं तो आपकी ये नीचे वाली एंट्री आएगी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करेंगे। अब हमने एसेट या बिजनेस तो खरीद लिया, अब हम इसके बदले में जो वेंडर है उसको शेयर देंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अब हम बदले में क्या दे रहे हैं बेटा, शेयर्स दे रहे हैं वेंडर को, ठीक है। तो वेंडर को शेयर देते हैं। वेंडर को शेयर आप दो तरह से दे सकते हो, जैसे हमारी टर्म थी इशू करने की, सेम वैसे ही आप पार पर भी दे सकते हो और प्रीमियम पर भी दे सकते हो। तो देखिए जब आप वेंडर को पार में देते हो तो एंट्री हो जाती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री बेटा आपकी तब होगी जब आप वेंडर को शेयर एट पार पर इशू करेंगे, ठीक है, एट पार पर इशू करेंगे। और अगर आप वेंडर को शेयर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये एंट्री बेटा आपकी हो जाएगी अगर आप वेंडर को शेयर जो है वो एट प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं।
तो इसके लिए इनके अमाउंट, वेंडर के जो अमाउंट हैं उसमें आपको शेयर कैपिटल और प्रीमियम के लिए बेटा अमाउंट एडजस्ट करने के लिए नंबर्स ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर अगर आप नहीं निकालेंगे तो इनके अमाउंट आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक वैल्यू दे रहा है कि इतनी ही वैल्यू के शेयर दे रहे हैं और इन शेयर को प्रीमियम पर भी इशू करना है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर इशूड। कितने शेयर हम, कितने नंबर ऑफ शेयर हम इशू करेंगे, तो फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस पर शेयर। इशूड प्राइस का मतलब होता है, जैसे सपोज अगर एक 10 रुपए का शेयर है, आपने उसको 11 रुपए में इशू किया तो इशूड प्राइस 11 रुपीज हो गई। आपने 10 ही रुपए में इशू कर दिया तो 10 रुपए इशू प्राइस है, यानी कि फेस वैल्यू प्लस अगर कुछ प्रीमियम वगैरह पे आप इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम को इंक्लूड करके जो वैल्यू बनेगी वो आपकी इशूड प्राइस होगी। तो आप इशूड प्राइस से उसको डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स से फिर आप इनके अमाउंट इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन ये मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन है, रवि लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹5 लाख। तो हमने 5 लाख में बिजनेस खरीदा, नहीं कि वेंडर को हमें कितना अमाउंट पे करना है बेटा, 5 लाख रुपए पे करना है। पेबल एज ₹1 लाख बाई चेक, तो 1 लाख रुपए तो हम वेंडर को बाई चेक पे करेंगे, यानी कि बैंक के थ्रू दे देंगे। एंड बैलेंस बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, और जो बैलेंस बचेगा 4 लाख रुपीज उसके हम शेयर इशू कर देंगे उनको। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन 2 रुपए के प्रीमियम पे। 20% का मतलब होता है 10 रुपीज का 20% मतलब 2 रुपीज। ठीक है, और आपको वहां से जो एसेट और लायबिलिटीज मिली है उनकी डिटेल नीचे दी हुई है। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम जनरलाइज करते हैं इसको बेटा। तो चलिए, फर्स्ट एंट्री हमारी होगी एसेट खरीदने की, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट आपका 2 लाख रुपीज। बिल्डिंग डेबिट $2,20,000। डेटर्स $1,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। तो ये हमने सारी एसेट डेबिट कर ली है। अब हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे लायबिलिटीज को। टू क्रेडिटर आपके 30,000 के हैं। क्रेडिटर्स के बाद आपका विकास लिमिटेड, इनकी वेंडर, इनको हमें 5 लाख रुपए देना है। हमने पहले ही बता दिया था ये बात, तो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था। ठीक है जी, और अब आप देख लेते हैं, मैंने बताया था आप सब लिख के चेक कर लेंगे एसेट और लायबिलिटीज का टोटल। ठीक है, तो ये हो रहा है 5,30,000 यानी कि क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड 4, 5, 610 हो रहा है आई थिंक। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में आपका आएगा, यानी कि आपको बिजनेस परचेज करके फायदा हुआ है बेटा। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका आ गया 80,000 रुपीज का। तो ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका टोटल करके हमारा आ रहा था 6,10,000 और लायबिलिटीज का हमारा टोटल था 5,30,000। ठीक है,
तो इसका जो डिफरेंस है यानी कि हमारी एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम थी, यानी कि क्रेडिट साइड कम थी, तो बिजनेस को हमें खरीदने में 80,000 का क्या हो गया था, बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब हम विकास लिमिटेड को 5 लाख रुपीज के बेटा शेयर्स देते हैं। तो देखिए विकास लिमिटेड डेबिट 5 लाख रुपीज, और अब आप उनको पहले कुछ पेमेंट हमने चेक से करी है, तो बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज की पेमेंट आपने इनको चेक से कर दी है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जी। बाकी के लिए हम उनको शेयर दे रहे हैं, यानी कि 4 लाख रुपए के, वो भी प्रीमियम पे। तो उसके लिए बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब इनका हमें पता है, इन दोनों को कंबाइन करके हमें 4 लाख रुपीज देना है, लेकिन इनके अमाउंट निकालने के लिए इन दोनों के हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे बेटा। तो नंबर ऑफ शेयर इशू, कितने शेयर इनको इशू किए गए थे, तो 4 लाख परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। तो इशूड प्राइस हमारी 12 रुपीज है, तो हम करते हैं तो ये आएगा 33,333.33 ऐसे आ रहा है, तो पॉइंट को आप हटा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू ले लेंगे आप, ये आपके शेयर्स आ गए, यानी कि 33,333 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। तो देखिए यहां आप लिखेंगे बेटा, यहां आप 33,333 इंटू 10, और यहाँ 33,333 इंटू 2 रुपीज आपको करना होगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 3,33,330, और यहाँ आ जाएगा 66,667। अब आप दोनों साइड का टोटल देखेंगे तो क्रेडिट साइड आपकी अभी भी 3 रुपीज से कम आ रही होगी। तो 3 रुपीज आप उनको, इनकी फ्रैक्शन आएगा जब भी पॉइंट्स में इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, तो वो फ्रैक्शन आएगी, वैल्यू कुछ 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, इस तरह की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 रुपए हम उनको बैंक से पे करेंगे। तो देखिए हमने ऊपर ऑलरेडी बैंक लिखा हुआ है 1 लाख, तो इसको आप हटा के 1,03,000 कर देंगे, यानी कि हम उनको 3,000 और बैंक से ही पे कर देंगे। तो आप उनको 1,03,000 पे कर देंगे चेक से, और बाकी आप शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है।